Yes. So we are going to start with the classical theory of Raman scattering, polarizability theory of Raman. मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So we have to discuss about the polarizability theory. And polarizability theory क्या कहती है आपकी? पोलराइजेबिलिटी, देखो पोलराइजेबिलिटी का मतलब क्या है, पहले तो ये बताओ, कौन बच्चा बताएगा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पोलराइजेबिलिटी? Ability to polarize any substances. ठीक है जी. So if suppose I am having a molecule which is non-polar. ठीक है जी, ये क्या आपके पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल है. अगर मैं इसको प्लेस करता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेट्स के इन बिटवीन, सपोज दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव. So what happens, this molecule will be polarized. If it will be polarized, you can say positive and negative. There will be the shifting of the electron cloud as well as the nuclei का you can say shifting बहुत कम होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्लाउड का ज्यादा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड में क्या होता है, आपके पास लाइट वेट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, न्यूक्लियाई थोड़ा हैवी होता है, इस वजह से उसका मूवमेंट कम होता है, और इसको कहते हैं हम पोलराइजेबल, और यू कैन से इंड्यूस्ड पोलर मॉलिक्यूल कहेंगे इसको हम. इट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड पोलराइजेबिलिटी. दिस इज कॉल्ड इंड्यूस्ड पोलराइजेबिलिटी. बीएससी में आपने पढ़ा होगा. अब हम क्या करते हैं, हम रमन स्पेक्ट्रा के अंदर एक आपके पास एक मॉलिक्यूल होता है, उस पे हम क्या करते हैं, मेनली आपकी आईआर सोर्स भी हो सकता है आपके पास, यूवी भी हो सकता है और विजिबल सोर्स भी हो सकता है, इसको इंसिडेंट कराते हैं. अब इनका इलेक्ट्रिक फील्ड, अब जो कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है उसमें कौन सा होता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और एक मैग्नेटिक फील्ड होता है. तो बेसिकली जो आपका रमन स्पेक्ट्रा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इनसे क्या करता है, डील करता है. सो इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट ऑफ दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वो क्या करेगा, इस मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट करेगा. इसके बाद क्या होगा, हम क्या करेंगे, स्कैटरिंग क्या करेंगे, 90 डिग्री पर क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे. तो स्कैटर्ड रेडिएशन, ठीक है जी, वो हम एट 90 डिग्री एंगल वो हम ऑब्जर्व करते हैं. तो यहाँ पे आपके क्या होगा, हम ऑब्जर्वर होगा आपका यहाँ पे, फिर आपका स्पेक्ट्रा में मिल जाएगा. ठीक है जी. तो ये आपका था. अब मॉलिक्यूल में आपके पास क्या, इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, न्यूक्लियाई है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इंसिडेंट रेडिएशन से क्या करेगा, इंटरेक्ट करेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट ऑफ द वेव और इंसिडेंट रेडिएशन वो क्या करेगा, मॉलिक्यूल के अंदर पोलराइजेशन क्रिएट करेगा, और दैट पोलराइजेशन इज कॉल्ड इंड्यूस्ड पोलराइजेशन. So this is based on, this Raman spectra is based on the polarizability of molecule in presence of electric field component of electric field component of incident electromagnetic radiation, incident EMR, electromagnetic radiation. So let a molecule is placed in electric field, let a molecule is, ये वाला पिक्चर मैं यहाँ पे ये वाला पिक्चर की बात कर रहा हूं, ये फिगर ए मैं इसको बोल देता हूं यहाँ पर. सो दिस इज फिगर ए. ठीक है जी, इसको मैं एलोबरेट करता हूं. सो कोई मॉलिक्यूल आपका इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर किया जाता है. लेट ए मॉलिक्यूल इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड. सो क्या होगा आपके पास, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स बिकम्स पोलर. तो क्या होगा यहाँ पे, हेयर नॉन पोलर मॉलिक्यूल becomes polar. So let E naught is the strength of the applied magnetic field, electric field,
So let here E naught is equal to applied electric field strength एंड ई इज द, अब अप्लाई तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड क्या किया, ई नॉट अप्लाई किया, लेकिन वो सेंस क्या करेगा, ई. सो यू कैन से कि मॉलिक्यूल पर आपका ई एक्ट कर रहा है. सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एक्टिंग ऑन ए मॉलिक्यूल. मॉलिक्यूल पे ये जो एक्ट करेगी, मॉलिक्यूल के अंदर क्या होगा, पोलराइजेबिलिटी डेवलप होती है. ये क्या सब पोलराइजेशन होता है, इंड्यूस्ड होता है, टेम्परेरी होता है. सो दिस इज कॉल्ड पोलराइजेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल. सो दिस पोलराइजेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल, so here polarizability of a molecule is directly proportional to the electric field strength acting on molecule. Electric field strength जो molecule पे act करेगी on molecule. अब जो पोलराइजेबिलिटी का मतलब क्या होता है, इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट. इसका मतलब क्या होता है आपके पास, इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट वो किसके प्रोपोर्शनल है, ई के. दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एक्टिंग ऑन द मॉलिक्यूल. सो इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा आपके पास, इसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं. म्यू विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई, और इट कैन this proportionality can be replaced by a constant. So this is called alpha into E. So this is where alpha is called what, alpha क्या आपके पास polarizability constant, और polarizability इसको बोलते हैं. So this alpha is called, this is alpha is called polarizability constant. So this is called polarizability कांस्टेंट. अब जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो क्या होती है आपके पास, साइन वेव होती है. इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट होता है वो साइन वेव की तरह बिहेव करता है. सो हियर यू कैन से द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैं इसको इक्वेशन 1 मान लेता हूं सपोज. सो इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट इज ए साइन वेव. वो कैसी होती है, जो भी आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो साइन वेव फंक्शन होता है. साइन वेव इज ए साइन वेव फंक्शन सो ऑफ ई नॉट, जो अप्लाइड आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका साइन वेव फंक्शन होता है. सो ई क्या होगा, अब होता है आपके पास ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ऑफ 2 पाई nu I into t. So where this nu I क्या आपके पास, this nu I, this is incident frequency of radiation. Incident जो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड रेडिएशन इंसिडेंट कराई है उसका वाइब्रेशन है, फ्रीक्वेंसी है. सो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, राइट. सो एट एनी टाइम, सो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट है वो टाइम डिपेंडेंट है. सो दिस इज द टाइम t. सो दिस इज टाइम फंक्शन. सो यू हैव टू प्लेस दिस e into equation 1. So this becomes, so put this value in equation 1. So what we will get, mu becomes, so mu क्या हो जाएगा आपके पास, so मैं क्या करूंगा, mu is equal to alpha into e. E को मैंने रिप्लेस किया e नॉट साइन ऑफ 2 पाई न्यू i into t. ठीक है जी, ये आपका फंक्शन हो गया. किसका इक्वल हो गया, ये इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट. तो इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट किसके इक्वल हो गया,
alpha into E naught sine of 2 pi nu I into t, and suppose this is equation number 2. ठीक है जी। तो आपके पास क्या है, अब जो ये अल्फा वैल्यू है हियर पोलराइजेबिलिटी कांस्टेंट, वो किस पे डिपेंडेंट होता है आपका, हियर अब इंसिडेंट रेडिएशन आपने कराई तो क्या होगा, मॉलिक्यूल के अंदर वाइब्रेशंस क्रिएट होंगी, और वाइब्रेशन क्रिएट होंगी तो पोलराइजेबिलिटी किस पे डिपेंड करेगा, मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस पे डिपेंड करेगा। और यू कैन से अल्फा इज डिपेंडेंट ऑन मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस एज, एक रिलेशन है यहां पे मैं यूज कर रहा हूं, दैट इज कॉल्ड अल्फा इज इक्वल टू अल्फा नॉट प्लस बीटा साइन ऑफ 2 पाई न्यू वाइब्रेशन इनटू टी, where this is called what, where alpha is called, so where this beta क्या होता है, rate of polarizability, रेट ऑफ पोलराइजेबिलिटी क्या मतलब है कि मॉलिक्यूल आपका पोलराइजेबिलिटी का रेट में चेंज, पोलराइजेबिलिटी का रेट होता है, कभी कम होगा कभी ज्यादा होगा, किस रेट से वो पोलराइजेबल हो रहा है। और न्यू वाइब्रेशन क्या है आपके पास, मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन। सो दिस इज द वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉलिक्यूल, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है जी। और अल्फा नॉट क्या आपके पास, इक्विलिब्रियम फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, और अल्फा नॉट पोलराइजेबिलिटी है, सो इक्विलिब्रियम पोलराइजेबिलिटी हो जाएगी, इक्विलिब्रियम पोलराइजेबिलिटी, ठीक है जी। क्योंकि पोलराइजेबिलिटी आपकी क्या है, चेंज होती रहती है, सो वो इक्विलिब्रियम जो होगी आपकी इन बिटवीन जो आता है, दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। सो यू हैव टू प्लेस दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2, सो ये वाली वैल्यू आप यहाँ पे, दिस इज इक्वेशन 3, सो ये वाली वैल्यू आप इस इक्वेशन में प्लेस करेंगे। सो दिस इक्वेशन बिकम्स, सो पुट दिस वैल्यू, पुट अल्फा नॉट वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 3 टू इक्वेशन 2, सो दिस बिकम्स, सो म्यू आपका क्या हो जाएगा, अल्फा इज व्हाट, अल्फा नॉट प्लस बीटा साइन ऑफ 2 पाई न्यू वाइब्रेशन इनटू टी, ब्रैकेटेड, ये वाला फंक्शन आपके पास आएगा ई नॉट, और ये वाला ई नॉट साइन ऑफ 2 पाई न्यू आई इनटू टी। So I have to calculate this alpha naught, this alpha naught will be multiplied by this factor, so this becomes mu is equal to alpha naught E naught sine of 2 pi mu I into t plus बीटा E naught, ये वाला इस फैक्टर से भी मैं मल्टीप्लाई करूं इस फैक्टर को, सो इट बिकम्स बीटा और ई नॉट, साइन फंक्शंस में इकट्ठे कर देता हूं, साइन ऑफ 2 पाई न्यू वाइब्रेशन इनटू टी टू पाई न्यू आई ले लेता हूं मैं इनटू टी into sine of 2 pi nu vibrational into t. So here further मैं इसको modify करता हूं, this becomes I keep this as same, sine of 2 nu I into t plus, so here this is constant and this is sine A into sine B, so मैं इसको मैं if A मान लेता हूं, इसको मैं करता हूं A consider, so this factor
is known as A. Suppose this factor is, I can consider this B. So एक फॉर्मूला होता है sin A into sin B का. So what is sin A into sin B? कोई बच्चा बताएगा मुझे sin A into sin B क्या होता है? Anybody else? What is sin A and sin B? हाँ जी, cos A minus B minus cos A plus B. ठीक है जी. और कोई बच्चा? sin into sin B है, so it becomes sin A Divided by 2. हाँ divided by 2 हो जाएगा. So it becomes sin A into sin B. तो क्या हो जाएगा? cos of A minus B minus cos of A plus B divided by 2, factor 2. So this equation becomes beta epsilon naught. अब मैं divided by 2 पहले लिख देता हूं यहां पे. cos of A minus B, 2 पाई और t आपका कॉमन है. 2 पाई न्यू I माइनस न्यू वाइब्रेशन इंटू t माइनस cos of 2 पाई न्यू I इंटू न्यू वाइब्रेशन इंटू t. क्लियर है? अब यहां पे देखो जो पोलराइजेबिलिटी है, अब जो आपका इंसिडेंट रेडिएशन है और स्कैटर्ड रेडिएशन है, तो स्कैटर्ड रेडिएशन किस पे डिपेंड करेगा? इस पोलराइजेबिलिटी फैक्टर पे डिपेंड करेगा. पोलराइजेबिलिटी कम होगा ज्यादा होगा उस पे आपका स्कैटर्ड रेडिएशन की एनर्जी डिपेंडेंट होगी. तो कैसे होगी? यहाँ पे एक फैक्टर आपके पास बीटा. सो आई हैव टू डिस्कस द केस 1. अगर बीटा आपका 0 है, सपोज बीटा इज 0. So case first I have to take. So if beta is 0, then this equation मैं इसका नंबर दे देता हूं. कोई भी इक्वेशन नंबर कौन सा है? 3, 4. मॉलिक्यूल की रेट ऑफ पोलराइजेबिलिटी 0 है. मींस मॉलिक्यूल आपका क्या है? स्टेशनरी फेज में है. तो इंसिडेंट जितना रहेगा आपके पास इस क्या हो जाएगा? स्कैटर्ड के इक्वल एनर्जी हो जाएगी. मींस आपका जो इंटरनल वाइब्रेशंस है वो आपका इफेक्ट नहीं डालेंगे. सो बीटा 0 मींस rate of polarizability 0 होगा. So from equation 4 it is clear that internal vibrations, ये वाला फैक्टर क्या है? सेकंड फैक्टर, ये वाला cos वाला फैक्टर, ये इंटरनल वाइब्रेशन डिपेंडेंट है. that internal vibrations of molecule do not effect on इंसिडेंट रेडिएशन. तो आपके पास क्या होगा? जो इंसिडेंट था वो स्कैटर्ड हो जाएगा, कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ, तो जितना आपके पास था न्यू स्कैटर्ड हो जाएगा. तो इसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा? रेले लाइंस विल बी ऑब्टेन्ड. सो करस्पॉन्डिंग टू दिस, ठीक है जी. सो हियर यू कैन से म्यू इज इंडिपेंडेंट ऑन फ्रीक्वेंसी. तो यहां से क्या हो जाएगा? म्यू क्या है? दैट इज इंडिपेंडेंट ऑन. इसका मतलब यही है जो मैंने बताया. यहां पे दोबारा कह देता हूं मैं इसको. म्यू इस तरीके से कह सकते हैं, म्यू इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन. म्यू इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट. जितना आप इंसिडेंट करोगे कोई इंटरेक्शन नहीं होगा मॉलिक्यूल, तो स्कैटर्ड सेम हो जाएगा और रेले लाइंस आपकी यहां पे ऑब्जर्व होंगी. सो रेले लाइंस विल बी ऑब्टेन्ड. तो मैंने क्या बताया था? मॉलिक्यूल के अंदर कोई वाइब्रेशन नहीं होना चाहिए अगर रेले लाइंस आपने ऑब्जर्व करनी है. विल बी ऑब्जर्व. तो मैंने एक तबले का एग्जांपल दिया था. तबले में क्या था? मॉलिक्यूल अगर तबले का फ्रेश सरफेस है, उस पर कोई वाइब्रेशंस नहीं है, बॉल आप हिट करोगे तो एज सच वो चली जाएगी. ठीक है जी. तो वो मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस जो सरफेस पे जो वाइब्रेशंस थी वो इंटरेक्ट नहीं करेंगी किसके साथ? बॉल के साथ. तो आपका क्या होगा? जितना इंसिडेंट कराया था उतना ही स्कैटर्ड हो जाएगा. लेकिन आप उसको एक बार बॉल उस पर हिट करो तो वाइब्रेशंस वहां पे होंगी. अब वाइब्रेशंस अगर हो रही है तो देन बॉल को हिट करो तो एक पर्टिकुलर टाइम ऐसा आएगा कि या तो एनर्जी को वो गेन करेगा तबले का सरफेस, या फिर वो
एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। तो स्कैटर्ड उसी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी। अगर एब्जॉर्ब किया उसने तो स्कैटर्ड एनर्जी कम हो जाएगी, ठीक है जी। और अगर उसने सप्लाई की बॉल को एनर्जी तो क्या हो जाएगा, स्कैटर्ड रेडिएशन इंक्रीज हो जाएगी। स्कैटर्ड एनर्जी क्या हो जाएगी, बॉल क्या हो जाएगी, फास्ट मूव करेगी, ठीक है जी। तो ये है आपका वही कॉन्सेप्ट। तो चलते हैं हम केस सेकंड की तरफ, जब आपका नॉन जीरो है। सो केस सेकंड आई हैव टू टेक, तो आपका बीटा इज नॉट जीरो। तो आपका देखो यहां पे क्या होगा, बीटा नॉट जीरो मींस ये वाला फैक्टर इन्वॉल्व होगा ही होगा। सो दिस फैक्टर विल बी इन्वॉल्व। तो यहां पे आपका देखो पॉसिबिलिटी क्या है, या तो स्कैटर्ड रेडिएशन की एनर्जी क्या हो जाएगी, न्यू आई माइनस न्यू वाइब्रेशन, यहाँ पे प्लस होगा भाई, यहाँ पे ये वाला प्लस होगा, और या फिर न्यू आई प्लस न्यू वाइब्रेशन। तो इंटरेक्शन के साथ इंटरेक्ट अगर करेगा, मॉलिक्यूलर की वाइब्रेशन क्या है, न्यू वी आई बी मैंने रिप्रेजेंट किया, इंसिडेंट की क्या है, न्यू आई। तो मैंने एक तबले का एग्जांपल लिया था, तो तबला क्या करेगा, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ऐसा हिट होता है कि मॉलिक्यूल एनर्जी गेन करेगा, तो गेन करेगा तो आपका एनर्जी इंक्रीज हो जाएगा स्कैटर्ड का, ठीक है जी। अगर वो तबला एब्जॉर्ब करेगा एट ए पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे, कहीं ऐसे पोजीशन पे हिट करता है कि मॉलिक्यूल बॉल जो आपका एनर्जी सप्लाई करेगा तबले को, ठीक है, तो स्कैटर्ड रेडिएशन क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है जी। सो हियर टू केसेस अराइज। सो हियर scattered, here two cases case arises। तो कौन कौन से केस आपके हो जाएंगे यहाँ पे, केस वन, इफ न्यू एस, केस वन क्या होगा आपके पास, न्यू एस इज इक्वल टू जो स्कैटर्ड फ्रीक्वेंसी है कितनी हो सकती है, या तो ये वाली हो सकती है, या फिर न्यू एस किसके इक्वल हो सकता है, न्यू आई प्लस न्यू वाइब्रेशन, ठीक है जी। तो आपके पास क्या हो जाएगा यहां पे कौन सा ग्रेटर है, न्यू आई ग्रेटर है। सो यू कैन से न्यू एस इज लेस देन न्यू आई। तो ये क्या हो जाएगा पास, कौन सी स्टॉक्स लाइंस मिलती है, एंटी स्टॉक्स मिलती है, इसके करस्पॉन्डिंग बताओ। इस केस में क्या होगा, न्यू एस यस ग्रेटर देन न्यू वाइब्रेशन। तो यहां पे इसके करस्पॉन्डिंग मिलेंगे हमें जो लाइंस मिलेंगी वो स्टॉक्स लाइंस होंगी, और ये वाली कौन सी होंगी, एंटी स्टॉक्स लाइन, ठीक है। सो दीज आर कलेक्टिवली नोन एज रमन लाइंस। इनको क्या बोल देते हैं हम, रमन लाइंस इनको बोल देते हैं, ठीक है जी। तो दिस इज अबाउट द क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑफ पोलराइजेबिलिटी। इसको पोलराइजेबिलिटी थ्योरी भी कह देते हैं। तो एग्जाम में बहुत बार आता है, पूछा जाता है, एक्सप्लेन द क्वांटम थ्योरी ऑफ रमन स्कैटरिंग, एक्सप्लेन द पोलराइजेबिलिटी थ्योरी ऑफ रमन स्कैटरिंग, एक्सप्लेन क्लासिकल थ्योरी ऑफ रमन स्कैटरिंग। तो ये आपने एक्सप्लेन करना है, ठीक है जी। तो मॉलिक्यूल को अगर हमने रैले लाइंस ऑब्जर्व करनी है, तो मॉलिक्यूल के अंदर इंटरनल वाइब्रेशंस नहीं होनी चाहिए, या फिर होंगी तो वो आपको इंपैक्ट नहीं डालने चाहिए इस पे, इसके साथ, इंसिडेंट के साथ, ठीक है। तो स्कैटर्ड जितना आपने इंसिडेंट कराया उतना ही स्कैटर्ड हो जाएगा। लेकिन अगर इंटरनल वाइब्रेशंस उसको इंपैक्ट डालती हैं, इंटरेक्ट करती हैं इंसिडेंट के साथ, तो आपके दो केसेस अराइज होंगे, कौन से, स्टॉक्स और एंटी स्टॉक्स, ठीक है जी।